नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की बड़ी खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। पहली खबर होगी राहुल गांधी की वायनाड सीट से विदाई और प्रियंका की इस लोकसभा सीट पर एंट्री की। बताएंगे कि राहुल ने कठिन फैसला लेने के बाद क्या कुछ कहा। दूसरी खबर होगी ईवीएम विवाद से जुड़ी। अब तक ईवीएम का विरोध देश के विपक्षी दल ही कर रहे थे, मगर एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल खड़े क्या किए, ठंडा पड़ा ईवीएम विवाद फिर जिंदा हो गया। तीसरी खबर होगी बलौदाबाजार की, जहां भारी हिंसा के बाद राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। कल कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार को लेकर प्रदर्शन करेगी। चौथी खबर बुलडोजर न्याय से जुड़ी है। मंडला में बुलडोजर क्या चले, हैदराबाद में बैठे ओवैसी तक नाराज हो गए। क्या है ये पूरा विवाद, बताएंगे आपको। पांचवी खबर होगी खूबसूरत लगने वाले लेकिन जानलेवा जाल की, जिसका शिकार इंदौर के 2 लोग हो गए। बताएंगे आपको आखिर कैसे जकड़ता है ये हनी ट्रैप का जाल। और छठी खबर होगी विवादों की डिस्टिलरी से जुड़ी, जिसमें शराब फैक्ट्री में काम करते बच्चों के हाथ जली तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया और अब इस फैक्ट्री पर तालेबंदी की नौबत आ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। आपको याद होगा रायबरेली में जब सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल के लिए चुनाव प्रचार करने आई थी, तब उन्होंने कहा था कि अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। उसी दिन यह तय हो गया था कि यदि राहुल गांधी दोनों सीट से चुनाव जीतते हैं तो रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे। और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से ही होकर जाता है, लिहाजा यूपी जरूरी है। तो अब तय हो गया है कि राहुल रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस ने वायनाड से अपना नाता नहीं तोड़ा है। यहां से राहुल गांधी की बहन और अब तक चुनाव प्रचार के साथ रणनीति बनाने तक सीमित रही प्रियंका गांधी वायनाड से पहली बार मैदान में उतरने जा रही हैं। और यही मांग तो वायनाड से बार बार हो भी रही थी। यूपी के रायबरेली और केरल की वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी ने निर्णय कर लिया है कि वो अब रायबरेली सीट से ही सांसद बने रहेंगे। लंबे मंथन के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वायनाड सीट से राहुल 2019 में भी चुनाव जीते थे और अमेठी से हार के बावजूद वायनाड से जीतने के बाद राहुल संसद पहुंचे थे। लेकिन अब राहुल ने अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वायनाड सीट पर भी गांधी परिवार ने अपना दावा नहीं छोड़ा है, लिहाजा पहली बार चुनावी मैदान में उतरने का मन प्रियंका गांधी ने अब बना लिया है। आज प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया है, यानी अब तक कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए प्रचार करने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से उपचुनाव में मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात की जानकारी दी। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका एक दूसरे के गले मिलते हुए भी नजर आए। कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है। गांधी परिवार के भाई बहन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े नजर आए हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी बहन यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को शुभकामनाएं दी हैं। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका
वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। हालांकि पहले से ही माना जा रहा था कि राहुल रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे और वायनाड से प्रियंका गांधी मैदान में होंगी। अब चुनाव खत्म होने के बाद एक और दिलचस्प लड़ाई वायनाड में दिखेगी। राहुल गांधी के समर्थक तो पहले ही पोस्टर लिखकर अपनी भावना जाहिर कर चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही बीजेपी के उस आरोप को दम मिलने लगा है जिसका जवाब पूरे चुनाव भर कांग्रेस देती रही, यानी कि परिवारवाद। गांधी परिवार में सोनिया के साथ उनके बेटा और बेटी दोनों सांसद होंगे और बीजेपी फिर एक बार परिवारवाद पर हल्ला करेगी। देश में चुनाव खत्म हो गए हैं। विपक्ष के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद लग रहा था कि शायद ईवीएम को लेकर मचीदार थम जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार ईवीएम पर सवाल 7 समंदर पार से उठा है। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है और इसे तो खत्म कर देना चाहिए। मस्क के बयान के बाद तो महाराष्ट्र के अखबारों में छपी खबरों ने भी विपक्ष को लड़ाई का एक बड़ा हथियार दे दिया, यानी कि ईवीएम पर अब चौतरफा शोर जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लीजिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, तो अब ये जान लीजिए कि ईवीएम का जिन फिर से बाहर आ गया है। चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाली वो मशीन जिसमें वोट डाले जाते हैं, यानी ईवीएम, फिर से विवादों में है और इस बार विवाद के सुर 7 समंदर पार से उठे हैं। भारत में तो ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार ईवीएम पर सवाल स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने उठाए हैं। दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 16 जून को चौंकाने वाला दावा किया था। मस्क ने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव में आए विपक्ष के लिए अच्छे परिणाम के बाद ईवीएम के विरोध के सुर थोड़े कम जरूर हो गए थे, लेकिन एलन मस्क ने विरोध की इस चिंगारी को और हवा दे दी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया था, लेकिन इस बयान को राहुल गांधी ने हाथों हाथ लिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, इसकी जांच करने के लिए अनुमति किसी को भी नहीं है। उधर अखिलेश यादव ने लिखा था कि तकनीक समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। विपक्षी नेताओं के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जीते तो ईवीएम हीरो, हारे तो जीरो। चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। उधर कांग्रेस नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एलन मस्क के बयान पर ये प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एलन मस्क कोई तोप थोड़ी ना है। एलन मस्क ने सवाल उठाए हैं, ठीक है, तो एलन मस्क कोई तोप है क्या? अब सवाल यह है कि एलन मस्क ने तो अमेरिका के संदर्भ में ये बयान दिया, तो भारत के नेता मस्क के बयान को आधार क्यों बना रही हैं? शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पर आरोप लगा। काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक किया गया था। मोबाइल फोन से ओटीपी के जरिए ईवीएम को अनलॉक करने का दावा किया गया। बाद में जांच हुई। चुनाव आयोग और पुलिस ने आरोपों को फर्जी बताया। इस चुनाव में शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर को 48 मतों से हराया था। ईवीएम हैकिंग के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था। मुंबई की रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, आरोप पूरी तरह से गलत हैं और ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। अब जरा ये भी जान लीजिए कि भारत में ईवीएम कैसे आई। 1980 में एमबी हनीफ ने भारतीय ईवीएम बनाई। बैलेटिंग और कंट्रोल 2 यूनिट में ईवीएम काम करती है।
बैलेटिंग यूनिट में प्रत्याशियों की जानकारी होती है। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास होता है। 1998 में मध्य प्रदेश और राजस्थान के 5-5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहली बार इसका प्रयोग हुआ। 6 विशेष एल्काइन बैटरी पर ईवीएम काम करती है। 10 साल से ज्यादा तक डेटा सुरक्षित रखा जा सकता है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, उस वक्त चुनाव आयुक्त ने भी शायराना अंदाज में ईवीएम पर उठते सवालों पर जवाब दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक शायरी कह के इस बात का जवाब दिया था और उनको उम्मीद थी कि ईवीएम पर सवाल उठाने का सिलसिला अब थम जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब तक देश में बात होती थी तो अब विदेश से ईवीएम को संदिग्ध बताया जाने लगा है, मगर जब तक कोई पक्के सबूत और तथ्य सामने नहीं आएंगे तब तक ये सब कोरी बयानबाजी ही कही जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में भड़की हिंसा की आग पर अब राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं। बीजेपी के बनाए जांच दल ने आज शहर का दौरा कर हिंसा के बाद के हालात का जायजा लिया, तो कल कांग्रेस ने इस मसले पर प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन से निपटने के लिए प्रशासन ने बलौदा बाजार में धारा 144 लगाकर भीड़ को रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। दस जून को हुए बलौदा बाजार हिंसा मामले में बीजेपी द्वारा गठित जांच दल ने बलौदा बाजार पहुंचकर हिंसा स्थल की जांच पड़ताल की। साथ ही बीजेपी का जांच दल अमर गुफा भी पहुंचा, जहां से ये विवाद शुरू हुआ था। जांच दल में शामिल नेताओं ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और पूरी हिंसा के बारे में आम लोगों से जानकारी ली। भाजपा के जांच दल के संयोजक मंत्री दयाल दास बघेल ने कहा कि हमने अमर गुफा के पुजारी से विस्तृत चर्चा की है। समाज को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है, इसमें असामाजिक तत्वों का हाथ है। साथ ही उन्होंने बयान देते हुए इस समाज को बदनाम करने के लिए कांग्रेसियों का षड्यंत्र से बता डाला है। ये समाज को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़े साजिश है। इसमें हाथ जो उपद्रवी तत्व है उनका भी हाथ है और इसका पूरा डिटेल जांच कर लेंगे तो स्पष्ट रूप से बताएंगे आप लोगों को। बलौदा बाजार मामले में भाजपा द्वारा गठित टीम की जांच को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि संगठन के लोग वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां के हालात को जानेंगे, उसके आधार पर रिपोर्ट पेश करेंगे। बलौदा बाजार की घटना को लेकर सरकार गंभीर है और पार्टी ने भी इस घटना को गंभीरता से ले लिया है। देखिए, ये सारा कुछ तो षड्यंत्र किया हुआ है कांग्रेस का। बलौदा बाजार की घटना में सब कुछ किया धरा है कांग्रेस का और कांग्रेस ने इस प्रकार की स्थिति निर्मित की है। कांग्रेस की मंशा शुरू से ये स्पष्ट है और ऐसी दुर्भाग्यजनक घटना पर भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। बलौदा बाजार हिंसा को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर लगातार राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसके जवाब में कांग्रेस बलौदा बाजार हिंसा का जिम्मेदार सरकार और प्रशासन को ठहरा रही है। कांग्रेस के जांच दल ने पहले ही बलौदा बाजार का दौरा करके इस हिंसा के लिए सरकार और प्रशासन को दोषी ठहराया है। एक बार फिर कांग्रेस ने इस हिंसा को लेकर भाजपा सरकार को निशाने पर लिया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी बलौदा बाजार की घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने की बात भी कही है। देखिए, अपनी ही सरकार पर विश्वास नहीं है। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जिसकी सरकार होती है, जांच वही कराती है। तो क्या सरकार के जांच पे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है, इसलिए एक कमेटी बना के भेज रहे हैं? ये तो राजनीति करने का तरीका है और खासकर हमारे अनुसूचित जाति वर्गों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की हमेशा पॉलिसी रही है और अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करने का हमेशा से इनका काम चलते रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बलौदा बाजार की घटना के लिए जांच दल का संगठन के द्वारा बना के भेजा जाना बेहद ही हास्यास्पद है और आश्चर्यजनक है। राज्य में आपकी सरकार है, सारी मशीनरी आपके पास में है, तो पार्टी को सरकार पे भरोसा नहीं है या पार्टी को ऐसा लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नियंत्रण में शासन प्रशासन नहीं है? सरकार में बैठे हुए लोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इतने सक्षम नहीं है कि उस घटना की निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे?
इसीलिए पार्टी ने अलग से जांच टीम बनाया है। एक तरफ कांग्रेस जहां बलौदाबाजार हिंसा को लेकर आने वाली 18 जून को प्रदर्शन करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने बलौदाबाजार में 20 जून तक धारा 144 बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश भर में होने वाले कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरीके से होता है और कब तक बलौदाबाजार मामले को लेकर राजनीति होती रहेगी। वहीं बीजेपी के जांच दल की रिपोर्ट में क्या कुछ निकलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। दरअसल बलौदाबाजार में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर आरोपियों की धरपकड़ की है, जिससे सतनामी समाज के लोगों में बहुत आक्रोश पनप रहा है। उधर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि भारी हिंसा के बाद आरोपी भी पकड़ने हैं और सरकार और सतनामी समाज को होशियारी से साधना भी है। मध्य प्रदेश के मंडला में गौ तस्करों के घर गिराने के लिए की गई प्रशासन की कार्रवाई पर बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ है। विपक्षी दल AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर आरोप लगाया है कि जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ओवैसी के बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतराज जताया और कहा कि ओवैसी मध्य प्रदेश के मामलों में तो दखल ना ही दें। यह हैदराबाद नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है और यहाँ सख्ती से काम होगा। क्या है मंडला का ये पूरा मामला जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी हैं। जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाने वाला ट्वीट अपने बयानों और विवादों से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी का है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ओवैसी की बौखलाहट सामने आ रही है? इसे समझने के लिए हमें 2 दिन पहले जाना होगा मध्य प्रदेश के मंडला जिले, जहां देर रात पुलिस ने नैनपुर थाना अंतर्गत भैंसवाही गांव में दबिश दी, जहां घरों की तलाशी के दौरान पुलिस को मृत गौवंश के अवशेष फ्रिज और अन्य जगहों से मिले, जिसके बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर करीब 150 जीवित गायों को मुक्त करवाया था। साथ ही जब राजस्व विभाग ने अधिकारियों का रिकॉर्ड खंगाला तो सभी घर सरकारी भूमि पर मिले, जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों के अवैध रूप से निर्मित 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से गोवंश को लाके उनका वध किया जाने की संभावना है। उसी टीप के आधार पर और जब उन्होंने यहाँ पे चेक किया तो ऐसे 11 घर मिले जहाँ पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए। उन सभी को जब्त किया गया है और 11 ही गृह स्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए। मंडला मामले ने तूल पकड़ा और जब सरकार कोई कार्रवाई करे तो उस पर सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि इस मामले में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन AIMIM के चीफ ओवैसी ने एक ट्वीट कर सियासत को गर्म कर दिया। आखिर ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ओवैसी का ट्वीट आपको बताते हैं। 2015 में अखलाक के फ्रिज में रखे गोश्त को बीफ बताकर एक हुजूम ने उनके घर में घुसकर उन्हें मार दिया था। ना जाने कितने मुसलमानों पर तस्करी और चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उनका कत्ल कर दिया गया। जो काम पहले भीड़ करती थी वो अब काम सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि उनके फ्रिज में बीफ था और 11 घरों पर बुलडोजर चला दिया। नाइंसाफी का सिलसिला थमता नहीं। चुनाव के नतीजों से पहले और बाद भी मुसलमानों के घर तोड़े जाते हैं। कत्ल मुसलमानों के ही होते हैं। जिन्हें झोली भर भर के मुसलमानों का वोट मिलता है वो क्यों चुप? ओवैसी के बयान के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओवैसी को नसीहत दी। अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकार अपराध के ऊपर कार्रवाई करना लगातार जारी रखेगी और कानून के अंतर्गत सबको चलना पड़ेगा। इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और ख़ास करके गुंडा तत्व के लिए तो सरकार ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से हम लगातार कठोरता के साथ ही पेश करेंगे, लेकिन आम जनजीवन को किसी प्रकार का कोई कष्ट आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप जहां तक बात पहुंचा सकते हैं उनको बात पहुंचा दीजिए कि वो हैदराबाद नहीं समझे मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। ओवैसी के ट्वीट के बाद अब मध्य प्रदेश में माहौल गर्म है। मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की तानाशाही बता रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं पूरा देश उससे सहमत है। आज पूरे मुस्लिम समाज के लोग उससे सहमत हैं। इसमें सच्चाई है।
ये डबल स्टैंडर्ड है कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार का केंद्र में। अब फिर गोवा में आप वहाँ पर आप जो बीफ का पूरा सिस्टम है और उनके जो केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू वो भी कहते हैं कि भैया हम तो इसको खाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मंडला में निर्दोष जो मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में जो वहाँ किया गया है ये लिंचिंग है। अब जब ओवैसी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर वार करने के लिए सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। देखिए, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का इकबाल बुलंद है और स्पष्ट संदेश है कि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी नेता चाहे वो राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए संरक्षण देने की कोशिश करे, लेकिन सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रही है और इसमें धर्म जाति का कहीं कोई सवाल नहीं है। जो भी आपराधिक गतिविधियाँ करेगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बात ये MIM का नहीं है, बात तो ये हम और आप सभी जानते हैं कि तानाशाही पूर्ण रवैया तो अपना रही है और सांप्रदायिकता फैलाने का पूरा कोई प्रयास ही छोड़ते नहीं है। हाँ, किसी के पास बीफ मिला तो वो जांच जरूर होनी चाहिए, उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय को है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई किया जाना मैं समझता हूँ लोकतंत्र इसकी इजाज़त नहीं देता बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश में गौ तस्करी को लेकर शुरू हुई ये सियासत कितनी दूर तक जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन गौ तस्करी पर ओवैसी के इस ट्वीट ने सियासत को जरूर गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आमतौर पर ऐसे बुलडोजर की कार्रवाई हमेशा आलोचना का केंद्र बनती है, मगर यूपी से लेकर MP तक इन दिनों इसी बुलडोजर न्याय की चर्चा है, जिसमें तत्काल सजा देने की बात पर वाहवाही तो हो जाती है, मगर इस कार्रवाई में कई दफ़ा बेगुनाहों के परिवार भी शिकार हो जाते हैं, ठीक गेहूं के साथ घुन पिसने की तर्ज पर। इंदौर में हुई 2 खुदकुशी के मामलों ने एक बार फिर सबका ध्यान समाज में बढ़ रहे हनी ट्रैप के मामलों की ओर खींचा है। हनी ट्रैप यानी कि किसी महिला की ओर से पुरुषों को बातों में उलझाना, फिर ब्लैकमेलिंग कर पैसे वसूलना। बदनामी के डर से हो रही इन आत्महत्याओं के पीछे कौन है और कैसे रुकेंगे ये मामले, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राकेश चौहान नाम के एक व्यापारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार वाले सोचते रहे कि राकेश पर कर्ज हो गया और परेशान होकर जान दे दी, लेकिन पुलिस ने जब जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। जांच में प्राची नाम की एक महिला और राकेश की चैट पुलिस को मिली। प्राची 20 लाख रुपए और सामान दिलाने के लिए राकेश को ब्लैकमेल कर रही थी और प्रताड़ित होकर उसने फांसी पर झूलना बेहतर समझा। पुलिस ने भी आरोपी महिला के खिलाफ केस दर्ज किया और जेल भेज दिया। राकेश सोलंकी निवासी नई बस्ती राव के द्वारा अपने गोडाउन पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। हमारे द्वारा हमारे परिवर्तन जांच में लिया गया था। जांच के दौरान उनके मोबाइल को चेक करने पर उनके एक लड़की के साथ चैटिंग मिली थी, जिसमें उनसे 20 लाख रुपए और अन्य सामग्री की मांग की जा रही थी। एक महिला ने उद्योगपति सेजल मित्तल के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया और फिर मामला रफा दफा करने के बदले सेजल के पिता से 50 लाख रुपए की मांग भी की। शिकायत फिर पुलिस तक पहुंची, जिसके बाद मामला शुरू हुआ। ये मामला ब्लैकमेलिंग का था। पुलिस ने महिला नेहा डॉन, पति ऋषि समेत कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच में पुलिस को पता चला कि नेहा 5 लोगों से पहले भी शादी कर चुकी है और उन्हें लूटकर फरार हो चुकी है। सपना ब्लैकमेलिंग का बड़ा रैकेट चलाती हैं। जब हमने जो पीड़िता है और उसके पति का मोबाइल फ़ोन वगैरह चेक किया हम लोगों ने, उसमें बहुत सारी ऐसी साक्ष्य मिली है। आरोपी है मित्तल, उसके आई कार्ड, उसका जो कार्ड होता है विजिटिंग कार्ड, वो एक अन्य आरोपी को भेजकर उसके संबंध में जानकारी निकाली गई घटना के पहले, और पूरा एक षड्यंत्र तैयार किया गया। ऐसे 7 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जिनके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम घटित किया गया है। ये 2 मामले तो महज एक बानगी है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ही लोगों को फंसाने का सिलसिला चल रहा है। फोन कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसे भोले भाले लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। शुरुआत एक प्लान के तहत दोस्ती से होती है और फिर ये धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने के साथ ब्लैकमेलिंग में बदल जाती है। हर रोज सैकड़ों और हजारों लोग सेक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग के शिकार बन रहे हैं। कई मर्तबा तो लोग केवल परिवार की इज्जत की खातिर ब्लैकमेल होते रहते हैं और आरोपी उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। शहर में नाइट कल्चर जिस प्रकार से वृद्धि ली है, उस कारण से महिलाओं की जो एक टेंडेंसी है
वो इस प्रकार की हो गई है कि किसी भी तरीके से लड़के को उलझाना, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना और शारीरिक संबंध बनाने के बाद ब्लैकमेलिंग करना, ये एक तरीके की प्रक्रिया हो गई है। कुछ चिन्हित महिलाओं का एक गिरोह है, जिसे मैं कहूँगा कि ये अगर इन्वेस्टिगेशन होती है इसकी प्रॉपर रूप से पुलिस द्वारा की जाती है तो ये चीज़ें सामने आएगी। अब चलिए जरा समझते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कोई आपको ब्लैकमेल करने का ये खेल कैसे रचता है। दरअसल हनी ट्रैप जासूसी का आजकल एक नया तरीका बन गया है। खुफिया जानकारी निकालने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें खूबसूरत लड़कियां आपसे राज निकाल जाते हैं। फोटोज वीडियोज के जरिए ही ब्लैकमेल किया जाता है। अब ऐसे में अगर आपके पास भी कोई वीडियो कॉल या मैसेज आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से कभी भी वीडियो कॉल ना उठाएं। कॉल उठाते हैं तो फ्रंट कैमरे पर हमेशा अपनी उंगली रख लें। आपको अगर कोई वीडियो कॉल पर अश्लील सामग्री दिखे तो तुरंत कॉल कट कर दें। कॉल के जरिए अगर महिला आपसे दोस्ती करने को बोले तो फौरन इग्नोर कर दें। कोई भी आपको ब्लैकमेल करें तो बिल्कुल भी ना डरें और पुलिस को ब्लैकमेल करने वाले की सूचना फौरन दे दें। लव, सेक्स और धोखा, यह किसी फिल्म का नाम नहीं बल्कि समाज की हकीकत बन चुका है। हनी ट्रैप से बचने के लिए आपको सतर्क रहने के साथ ही कई सावधानियां भी बरतना होगी। अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचे और जिनसे दोस्ती करे पहले उनका बैकग्राउंड जांच ले। विशेष तौर पर सोशल मीडिया, क्लब और पब में मिलने वाली लड़कियों से दोस्ती करने से बचे, वरना हनी ट्रैप में अगला नंबर आपका हो सकता है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। हनी ट्रैप के रंगीन जाल में उलझने से कैसे बचें, इसकी एडवाइजरी गाहे बगाहे पुलिस जारी करती रहती है। ज़रूरत है बस थोड़ी सी सतर्कता की, जिसमें लोग किसी भी अनजान से संबंध या व्यवहार एक सीमा से आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ये संबंध कब जानलेवा हो जाते हैं संबंधित व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। रायसेन जिले की सोम डिस्टिलरी पर ताला पड़ने की नौबत आ गई है। इस शराब फैक्ट्री में 50 से ज़्यादा बच्चे काम करते मिले थे और इस पर सरकार ने नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा है। इस फैक्ट्री में बच्चे शराब बोतलों की पैकिंग और लेवलिंग करते मिले थे। राष्ट्रीय बाल एवं संरक्षण आयोग के छापेमारी के दौरान शराब फैक्ट्री में काम करते बच्चों के स्पिरिट से जले हाथों की तस्वीर से लोग हैरान रह गए थे। अब तक इस मामले में क्या हुआ और क्या होने वाला है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन हाथों में खुद का भविष्य गढ़ने के लिए किताबें होनी चाहिए थी। इन आंखों में सुनहरे सपने होने थे, लेकिन बदकिस्मती देखिए, इनके हाथों से सब कुछ छीनकर काम पकड़ा दिया गया, वो भी शराब बनाने का। ये तस्वीरें रायसेन जिले के सोम डिस्टिलरी की हैं, जहां बच्चों से शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी कराई जा रही है। इन तस्वीरों को राष्ट्रीय बाल आयोग ने सबके सामने उजागर किया है। इसके बाद सरकार हरकत में आई और आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को फौरन निलंबित कर दिया गया है। नाबालिग बच्चों से काम कराने के मामले में आबकारी विभाग ने प्रशासन को 3 दिन में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, यानी बच्चों को कुछ दिन और नरक की फैक्ट्री में गुजारने पड़ते। लेकिन बाल आयोग की सक्रियता के बाद समय से पहले ही बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। राष्ट्रीय बाल आयोग रिपोर्ट के आधार पर कंपनी के खिलाफ FIR तो जरूर की गई है, लेकिन अब तक फैक्ट्री को सील नहीं किया गया है और तो और रातों रात बच्चों को गायब कर दिया गया। देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो नहीं सकती, जहां जिला प्रशासन की नाक के नीचे से बच्चों को गायब कर दिया गया। बच्चों को इमीडिएटली CWC प्रोड्यूस करना, SDM के समक्ष उनके बयान करना और ये एसर्टेन करना कि बॉन्डेड लेबर है कि नहीं, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी थी, स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी थी। पुलिस ने समुचित धाराओं में FIR कायम नहीं की, 11 घंटे बाद FIR कायम की। वहाँ पे SDM 5 घंटे बाद पहुँचे, ADM 7 घंटे बाद पहुँची और इस सब के बीच में जो अपराधी थे उन्होंने बच्चों को गायब कर दिया। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष ने सोम ग्रुप समेत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से ही सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब सोम ग्रुप सवालों के घेरे में आया हो। इनकम टैक्स के छापे, GST की कार्रवाई और फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से टैंक बनाने के मामले में फैक्ट्री की करतूत उजागर हो चुकी है। GST चोरी के मामले में अरोड़ा बंधु जेल की सलाखों तक भी पहुंचे, लेकिन जमानत मिलने के बाद वापस शराब का काम तेजी से कंपनी ने दूसरे राज्यों में भी शुरू कर दिया।
मध्य प्रदेश में शराब बनाने वाली कंपनी सोम ग्रुप अक्सर सवालों के घेरे में रही है। कभी इनकम टैक्स का मामला हो, कभी जीएसटी चोरी का मामला, और जीएसटी चोरी के मामले में तो अरोड़ा बंधु जेल की सलाखों तक पहुंच गए, लेकिन अब एक नए विवाद में फंस गए हैं। दरअसल सेहतगंज में उनकी एक फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री शराब बनाती है, शराब पैकेजिंग करती है, लेकिन यहाँ पे काम करते हुए बच्चों को राष्ट्रीय बाल आयोग ने पकड़ा। प्रशासन पर आरोपों के साथ साथ मामले ने सियासी तूल भी पकड़ा हुआ है। कांग्रेस ने मामले का जिम्मेदार बीजेपी को ही ठहराया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ऐसे किसी भी मामलों को सपोर्ट नहीं करती। देखिए, सोम डिस्टिलरी के मालिक हैं जगदीश अरोड़ा, और जगदीश अरोड़ा भाजपा से अच्छे संबंध किसी से छुपे नहीं हैं। शिवराज सिंह जी के क्षेत्र में उनकी डिस्टिलरी है, और डिस्टिलरी को आज से नहीं है, बहुत ज़माने से है, और 20 साल से लगातार इनकी सरकार है। 21वां वर्ष चल रहा है भाजपा की सरकार को। इनको क्या कभी दिखा नहीं कि कोई स्कूल का वाहन आ रहा है और बच्चों को लेके अंदर जा रहा है और बच्चे उसमें काम कर रहे हैं? और ये तो छोटी सी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों तक पता चल जाती है कि फैक्ट्री में कौन सा वाहन आया, किसी ने देखा नहीं आज तक। और देखिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री का हमारे बयान भी आ चुका है कि जो तथ्य और प्रमाण है कहीं ना कहीं ये प्रमाणित नहीं है, इसकी जांच होना चाहिए। लेकिन सरकार जांच करा रही है। सोम डिस्टिलरी को संरक्षण किसका रहा इतने वर्षों तक मध्य प्रदेश में किसने संरक्षण दिया है? कौन कौन से कांग्रेस नेताओं ने संरक्षण दिया सबको पता है। कौन कौन से कांग्रेस नेताओं की व्यावसायिक भागीदारी सबको पता है। तो बेहतर हो शराब के व्यापार या सोम डिस्टिलरी पर कांग्रेस सवाल नहीं उठाया। हमने तो कार्रवाई करी। कांग्रेस के किसी नेता में साहस था कि आज तक कार्रवाई करने का? प्रशासन के नाक के नीचे या कहें प्रशासन की सांठगांठ से सोम ग्रुप ने न केवल कानून को तोड़ा है, बल्कि बच्चों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया है। अब इंतजार रहेगा कि फैक्ट्री पर कार्रवाई कब होती है। और सवाल ये भी कि राजधानी भोपाल में ऐसे और कितनी फैक्ट्रियां हैं जहां नाबालिगों से काम करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हैरानी की बात यही है कि भोपाल से सटे जिले में इस फैक्ट्री में आबकारी विभाग का दफ्तर भी चलता है, जिसके अधिकारियों ने क्या कभी इन बच्चों को शराब फैक्ट्री में मजदूरी करते जाते नहीं देखा। बाद में अपनी रिपोर्ट में भी अधिकारियों ने बेहद शर्मनाक बहाना बनाया कि ये बच्चे बसों में भरकर काम करने वाले अपने परिजनों को खाना देने आते थे। यानी कि साफ है, शराब फैक्ट्री के मालिक को बचाने की बहानेबाजी लगातार चल रही है। और अब चलते चलते मैं आपको दिखाते हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक वीडियो। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का है, जहां आज बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें 8 लोगों की जान गई। मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर रेल हादसे का जायजा लेने पहुंचे थे, और जिस जगह हादसा हुआ वहां 4 व्हीकल जाने का रास्ता नहीं था, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बाइक पर बैठकर दुर्घटना स्थल की ओर चल पड़े। यहां पहुंचकर उन्होंने राहत कार्य की समीक्षा की। हालांकि इस हादसे के बाद से रेल मंत्री लगातार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं।